जापान, मज़ेदार खानों और दिलकश नज़ारों की सरज़मीन, जहाँ बसेज़ और ट्रेन्स अपने वक्त पर पहुँचती हैं, जहाँ अखलाकियात किसी भी मुल्क से ज़्यादा हैं, जहाँ की सड़कों पर कचरा पड़ा नज़र नहीं आता, जहाँ की नालियाँ इतनी साफ़ हैं कि अक्सर मछलियाँ तैरती नज़र आती हैं। लेकिन इतनी दिलकशी के बावजूद ये ज़मीन चंद खौफनाक राज अपने सीने में दबाए बैठी है। यहाँ पर होने वाले जुराइम बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा खौफनाक हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब दिल दहला देने वाला वाक़या इस वीडियो में बयान किया जाएगा। ये कहानी है जापान के मशहूर माइंड कंट्रोल किलर की। फुतोशी मात्सुनागा एक खूबसूरत ज़हीन कातिल जो अपने अल्फाज के जादू से दूसरे लोगों को कत्ल करने पर आमादा कर लेता। फुतोशी को इतना ख़तरनाक तस्वुर किया जाता था कि मुल्क के किसी भी न्यूज़ चैनल ने फुतोशी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ कहने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि इसका नाम भी मीडिया में नहीं लिया जाता था। लेकिन फिर भी इतनी वहशत के बावजूद फुतोशी का नाम पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। 1996 से 1998 तक फुतोशी ने 7 कत्ल किए। ये वो कत्ल है जिनका कोई ना कोई सबूत मिल सका। इनके अलावा फुतोशी ने कितने कत्ल किए कोई नहीं जानता। फुतोशी को मशहूर करने वाली बात ये नहीं कि इसने कितने कत्ल किए, बल्कि ये है कि कैसे इसने अपने हाथ साफ रखते हुए आम लोगों से कत्ल करवाए। एक कप चाय बनाइए और आराम से बैठिए, क्योंकि ये किस्सा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। फुकुओका जापान का छठा बड़ा शहर मज़ेदार खानों और क्रूज़ शिप्स के लिए मशहूर है। 28 अप्रैल 1961 में इस शहर में पैदा होने वाला फुतोशी स्कूल की उम्र से ही अपनी जहानत के जलवे दिखाता था। फुतोशी को जानने वाले किसी भी शख्स से पूछे तो वो यही कहता कि फुतोशी को अपनी ज़ुबान पर बहुत महारत हासिल थी, बहुत ही स्मूथ टॉकर था। 18 साल की उम्र तक फुतोशी किसी भी लड़की से चंद मिनट बात करके इसे अपना दीवाना बना लेता। फुतोशी आए दिन स्कूल टीचर के साथ किसी न किसी बहस में उलझा रहता। वो समझते थे कि फुतोशी ज़हीन है और एनर्जेटिक है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के अंदर एक बेज़मीर रूह है, या शायद रूह है ही नहीं। एक्चुअली फुतोशी एक साइकोपैथ था। ऑलमोस्ट 1% इंसान साइकोपैथ होते हैं। इन्हें दुख दर्द का एहसास नहीं होता। बेदर्द बेज़मीर ज़हीन फुतोशी ने बहुत जल्द दूसरे लोगों को कंट्रोल करना सीख लिया। 19 साल की उम्र में फुतोशी ने शादी कर ली और एक बच्चे का बाप बना। इसके अलावा 10 और लड़कियों के साथ फुतोशी के नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिनमें से एक लड़की जुंको ओगाता एक स्कूल टीचर भी थी। फुतोशी जुंको को हमेशा साथ रखता था, क्योंकि जुंको दिमागी तौर पर कमज़ोर थी और इसे कंट्रोल करना फुतोशी के लिए बहुत आसान था। जुंको से ताल्लुकात के कुछ ही अरसा में फुतोशी ने एक मासूम मेहनती लड़की को बेदर्द पत्थर बना दिया, जो इसके इशारों पर नाचने लगी। फुतोशी के जालिमाना रवैयों के बावजूद जुंको खुद को फुतोशी के जादू से आज़ाद न करा सकी। फुतोशी ने जुंको को शादी की लालच दी हुई थी। जुंको की माँ शिजुमी फुतोशी से कभी राज़ी नहीं हुई और हमेशा जुंको को फुतोशी से दूर रहने का कहती। एक दिन फुतोशी जुंको की गैर मौजूदगी में शिजुमी के घर ज़बरदस्ती घुस गया और इसे ज़्यादती का निशाना बनाया। इस हरकत के बावजूद फुतोशी जुंको को ये मनवाने में कामयाब हो गया कि इसके घर वाले जुंको से नफरत करते हैं। जुंको अपनी फैमिली छोड़कर फुतोशी के साथ इसके घर रहने लगी। फुतोशी ने जुंको को यकीन दिलाया कि इसने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया है। 1985 में फुतोशी ने एंटीक बिजनेस स्टार्ट किया। इसने एक 3 मंजिला बिल्डिंग किराए पर ली, पहले फ्लोर को दुकान बनाया और तीसरे फ्लोर पे एक साउंड प्रूफ कमरा तैयार किया। फुतोशी अक्सर किसी मुलाजिम को तीसरे फ्लोर पर बुलवाकर छुपकर स्टंट गन से करंट दिया करता था। फुतोशी को कभी भी अपने कारोबार और मुलाजमिन से कोई लगाव नहीं था। ये सब इसने दिखावे के लिए बनाया था। 25 साल की उम्र तक फुतोशी 35 करोड़ रुपए तक का मालिक बन चुका था और ये सारी दौलत एंटीक बिजनेस की बजाय लोगों को धोखा देकर जमा की गई थी। 1992 में पुलिस ने फुतोशी की हरकतों पर नज़र रखी और फिर गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। लेकिन ज़हीन फुतोशी को इस मामले की पहले ही भनक लग चुकी थी और वो अपनी तमाम दौलत समेट कर जुंको को लेकर फरार हो गया। फुतोशी कई बार जापान के सबसे खतरनाक गैंग याकुज़ा की आंखों में धूल झोंक चुका था और इसे यकीन था कि पुलिस को चकमा देना मामूली सी बात है। हाँ, इस आदमी में अना बहुत थी। 1993 में फुतोशी एक शादीशुदा औरत से मिला। ये औरत 3 बच्चों की माँ थी और आसानी से खूबसूरत फुतोशी की बातों में आ गई। फुतोशी ने इस औरत को अपने शोहर को छोड़ने पर आमादा कर लिया। फुतोशी ने इस औरत को यकीन दिलाया कि जुंको इसकी बहन है। ये औरत अपने साथ तीनों बच्चों को भी ले आई।
5 महीने बाद एक बच्चा अनजानी वजूहात से मर गया और बाकी दोनों को वापस अपने बाप के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। 6 महीने बाद ये औरत भी अनजानी वजूहात से मुर्दा पाई गई। इन 11 महीनों के दौरान फतोशी ने इस औरत से 12 मिलियन जापानी येन लिए। ये बात कभी साबित नहीं हो पाई कि आया बच्चे और इसकी मां की मौत के पीछे फतोशी का हाथ था। लोगों का कहना था कि ये पहली बार था जब फतोशी ने खून का जायका चखा और यहाँ से हालात बदतर होते गए। फतोशी और जुंको का अगला शिकार एक आदमी कुमियो था। एक रात किसी रेस्टोरेंट में फतोशी की मुलाकात कुमियो से हुई और बहुत जल्द ही फतोशी ने कुमियो का इत्मीनान हासिल कर लिया। कुमियो ने फतोशी को अपना एक राज बताया कि कैसे इसने एक गैंग मेंबर से पैसों का फ्रॉड किया और वो अभी तक इसे ढूंढ रहे हैं। कुमियो का फतोशी को ये राज बताना बहुत महंगा साबित होने वाला था। फतोशी ने कुमियो को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कुमियो के घर में रहने लगा। घर में कुमियो की एक बेटी भी थी जिसका नाम किसी को नहीं बताया गया। फतोशी दोनों बाप बेटी को एक ही घर में कैद रखता और इन्हें बिजली के झटके दिया करता। इस दौरान इन्हें मारा पीटा जाता और बचा कुचा खाना ही दिया जाता और कभी वो भी नहीं मिलता। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। एक दिन कुमियो बिजली के झटके से मर गया। फतोशी ने कुमियो की बेटी को ये यकीन दिला दिया कि इसी ने अपने बाप की जान ली है और अब इसे लाश को ठिकाने लगाना है। फतोशी ने बेटी के हाथों अपने बाप के जिस्म के टुकड़े करवाए, मशीन से कीमा बनाया और बर्तन में डालकर उबाला। यही नहीं, बेटी को अपने ही बाप के गोश्त का सूप पीने पर आमादा कर लिया। कुमियो के बाकी पके हुए जिस्म को छोटे बैग्स में डालकर एक एक करके करीब समुद्र में गिरा दिया गया। कुमियो की बेटी अगले 6 सालों तक फतोशी की कैद में रही। फतोशी, जुंको और बेटी तीनों एक साथ रहने लगे और अपने आप को हाशिमोतो फैमिली बताते। बेटी को तोकोमे का नाम दिया गया। जापानी जुबान में तोकोमे का मतलब अनजान बेनाम है। जुंको को बाहर जाने की इजाज़त थी लेकिन तोकोमे हमेशा घर में ही रहती थी। फतोशी ने कुमियो की एक असिस्टेंट को अगला शिकार बनाया। इस औरत को यह बताया कि जुंको इसकी बहन है और तोकोमे इसकी भांजी है। फतोशी ने इस औरत से भी नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए और तकरीबन 5.5 मिलियन येन हासिल किए। इसके बाद इस औरत और उसकी एक बेटी को इन्हीं के घर में कैद करके बिजली के झटके देने लगा। महीनों की तकलीफ के बाद ये औरत घर की खिड़की से कूदकर फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस को लेकर जब घर पहुंची तो फतोशी अपने दोनों साथियों के साथ फरार हो चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से बेटी जिंदा थी। इस वाक़े के बाद फतोशी ने कई और लोगों को अपना शिकार बनाया। न जाने कितने लोगों को कत्ल किया, कितने लोगों से फ्रॉड किया, किसी को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। इस दौरान जुंको को एहसास होने लगा कि वो फतोशी के जाल में बुरी तरह फंसी हुई है और इस जाल से निकलना बहुत ज़रूरी है। एक दिन जुंको बाजार शॉपिंग के बहाने गए हुए वहाँ से भागकर अपने घर लौट आई। वो फतोशी से दूर भाग तो आई, लेकिन वो जानती थी कि वो फतोशी की मलकियत है, इसकी कठपुतली है और फतोशी अपनी कठपुतली की डोरी कभी नहीं काटेगा। एक दिन फतोशी ने जुंको के घर फ़ोन किया। जुंको की माँ शिजुमी ने जुंको के बारे में बताने से इनकार कर दिया। फतोशी ने धमकी दी कि वो तमाम किए कत्ल का इल्ज़ाम जुंको के सर डाल देगा, लेकिन शिजुमी ने बात नहीं मानी तो फतोशी ने एक चाल चली। फतोशी ने खबर मशहूर कर दी कि इसने खुदकुशी कर ली है और एक जाली फ्यूनरल प्लान किया। जुंको को यकीन हो गया कि फतोशी मर चुका है और वो फाइनली आज़ाद हो चुकी है, लेकिन फतोशी इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। एक दिन जुंको के घर दरवाजे पर दस्तक हुई। जुंको ने दरवाज़ा खोला तो सामने फतोशी जिंदा खड़ा था। फतोशी को सामने जिंदा खड़ा देख जुंको के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जुंको की फैमिली ने फतोशी को 63 मिलियन येन देने का वादा किया, इस बात पर कि वो जुंको को अकेला छोड़ देगा। फतोशी ने पैसे तो ले लिए लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। उल्टा जुंको और इसकी फैमिली को घर में कैद कर लिया। एक बार फिर से माइंड कंट्रोल के ज़रिए जुंको और इसकी फैमिली को खौफनाक काम करने पर आमादा कर लिया। फतोशी ने घर में जुंको, इसकी माँ शिजुमी, बाप तशीगी, बहन रिको, बहनोई काजिया और इनके बच्चे आया और यूकी और तोकोमे, इन सबको कैद किया हुआ था। फतोशी के कैदी होने के बावजूद सभी लोग फतोशी के माइंड कंट्रोल में ऐसे जकड़े थे कि किसी ने कभी भागने की कोशिश भी नहीं की। फतोशी ने इनके दिमाग पर ऐसा जादू किया कि रिको और इसका शोहर काजिया फतोशी को देवता समझने लगे। रिको और काजिया के साथ इनके बच्चे आया और यूकी भी फतोशी के फॉलोअर्स बन गए। फतोशी को इस फैमिली में एक देवता या पैगंबर की सी हैसियत दी जाने लगी। एक दिन फतोशी ने जुंको से कहा कि इसका बाप अपनी ज़िंदगी जी चुका है और अब इसे चले जाना चाहिए।
ये बात सुनकर फौरन जुंको ने अपने बाप को शिजुमी के सामने बिजली के झटके देकर मार डाला। शोहर की मौत देखकर शिजुमी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। वो अपने बिस्तर पर रस्सियों से बंधी हुई चीखती रहती। कुछ दिन यूं ही गुजरे। फिर एक दिन फतोशी के कहने पर रिको और उसके शोहर काजिया ने मिलकर शिजुमी को गला घोंट कर मार दिया। इसके बाद आया और काजिया के हाथों रिको को मरवाया और फिर फतोशी और जुंको ने काजिया को बाथरूम में बंद कर दिया, जहां वो टॉयलेट का पानी पीकर जिंदा रहा, लेकिन आखिरकार 2 महीने बाद भूख से मर गया। इसके बाद जुंको और आया ने यूकी को करंट देकर कत्ल किया और फिर तोकोमो के जरिए आया को भी मरवा दिया। और इस तरह 1998 तक पूरे घर में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, द ओरिजिनल ट्रायो, फतोशी, जुंको और तोकोमे। तीनों ने मिलकर तमाम लाशें काट कर पकाई और फिर बैग में डालकर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के कचरों के डब्बों में फेंक दी। इस तमाम वक्त के दौरान तोकोमे फतोशी के चंगुल से भागने का मौका ढूंढती रहती। आखिरकार 8 सालों बाद तोकोमे घर से भाग निकली, लेकिन ज़्यादा दूर न जा पाई। फतोशी ने तोकोमे को पकड़ लिया और वापस लाकर बांध दिया। जुंको ने सज़ा देने के लिए तोकोमे के पैरों के नाखून उखाड़ दिए, लेकिन चंद दिन बाद तोकोमे को दोबारा मौका मिला और वो भाग गई। इस बार तोकोमे कहीं और छुपने की बजाय सीधा पुलिस स्टेशन चले गई। तोकोमे के बयान के बाद फ़ौरन कार्रवाई अमल में लाई गई और फतोशी को गिरफ्तार कर लिया गया। चूँकि कोई भी कत्ल फतोशी ने अपने हाथों से नहीं किया, इसलिए फतोशी समझ रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन इस बार किस्मत फतोशी के साथ नहीं थी। फतोशी को सज़ा देने के लिए अदालत के लिए जुंको और तोकोमे के बयान ही काफ़ी थे। चूँकि तोकोमे नाबालिग थी और इससे ज़बरदस्ती काम करवाए गए, इसलिए अदालत ने तोकोमे को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, लेकिन जुंको को फतोशी के जुराइम में बराबर शरीक ठहराया गया, क्योंकि जुंको बालिग औरत थी और वो किसी भी वक्त पुलिस को इत्तला कर सकती थी, जो कि इसने नहीं की। अदालत ने जुंको और फतोशी को मौत की सज़ा सुनाई। तोकोमे को अपनी फैमिली के पास भेज दिया गया, जहां आज वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन माजी की खौफनाक यादें कभी कभार रातों को जागने पर मजबूर कर देती हैं।